अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना आगा खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों पे नजर करते हैं और फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरे पर रवाना हो गए हैं। जी, सऊदिया जाएंगे, बरतानिया और अमेरिका का दौरा है। जी, वहां पर दौरे में क्या मामलात होंगे, किस किस्म की वहां पर हिकमत अमली है, वहां जाना क्यों जरूरी था, इस पर हम मजीद बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। इसके अलावा जी, IMF वफ्द के दौरा पाकिस्तान से कबल 51 शराइत पूरी हो गई हैं। सिंध किसानों की मावनत के लिए पैकेज तैयार है, ऐलान आइंदा हफ्ते में होगा। यह भी एक बड़ा रिलीफ पैकेज होगा, इस पर भी बात की जाएगी। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सजाओं का इतवार बाजार खत्म होना चाहिए, नफरतों से पाकिस्तान का नुकसान होगा। यह भी जी एक बड़ी पेशरफ्त है कि शायद ऐसा हो जाए। पंजाब हुकूमत ने GHQ हमले केस में ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। और इसके अलावा एक और खबर है जी, शराब और असला बरामद के केस में अली अमीन गंडापुर साहब को के वारंट जो गिरफ्तारी थे वो बरकरार है अभी तक। सियासी बेरोजगारी का रोना रोने के लिए PTI काफी थी। पीपी को क्या जरूरत थी इस तरह की हरकतें करने की, उस्मा बुखारी ने एक बड़ा रद्द अमल दिखाया। इसके अलावा जी, बानी PTI के अकाउंट कौन चला रहा है, ये बहुत अहम खबर है। इसके अलावा बहुत सारी तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन आ रही है। NCCA ने बहुत सारे इनसे तफ्तीश की है, मगर बानी PTI ने अभी तक किसी किस्म की कोई जवाबदेही नहीं की है। इसके अलावा जी, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी हाजी अनायतुल्लाह साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और इसके साथ ही दूसरे मेहमान हैं आहद अवान साहब, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। जी, मेरा सर सबसे पहले आपके साथ है सवाल है जी हाजी अनायतुल्लाह साहब, आप ये बताएं कि वजीर आजम साहब जब 3 मुल्की दौरे पे चले गए, यहाँ पर सिचुएशन के जो भी मामलात हैं आपको पता ही है, जो भी मामला चल रहे हैं। इसके अलावा ये जो दौरे हैं किस कदर अहम है, क्या ये हिकमत अमली है इतनी अर्जेंटली 3 मुल्कों का दौरा किया जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबको पता है कि इसराइल ने कतर पे हमला किया है और वो जो वहाँ पे मसला हुआ है उसके लिए वहाँ पे पहले 57 ममालिक के सारे हमारे मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए वहाँ पे। तो उसी सिलसिले में एक तो ये बहुत जरूरी है कि इसराइल को जवाब देना, और पाकिस्तान एटमी ताकत है और अल्लाह का शुक्र है कि ये 10 जुलाई को जो अल्लाह ने हमें इज्जत दी है वो हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली है 10 जुलाई को, और चंद घंटों में अल्लाह ने इतनी इज्जत नवाजी कि दुनिया के सारे मुल्क जो ना हमें इज्जत की निगाह से अब देखते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत जरूरी था ये भी। और यहाँ पे जो हालात हैं उसकी जो मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी जो हुकूमत कर रहे हैं उनकी पूरी टीम है जो कि वो सारा मुल्क को ये संभाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है और बिल्कुल बड़ा अच्छा किया उन्होंने, और जाके वो इंशाल्लाह ताला वो अपना आप दिखाएंगे। पता चल गया पूरी दुनिया को कि 57 ममालिक वो इकट्ठे हो गए हैं, और बड़ा जितने भी गैर मुस्लिम मुल्क हैं, जितने पाकिस्तान या जितने भी मुसलमानों के खिलाफ मुल्क हैं, सब जो है ना उनके कान खड़े हो गए हैं कि ये क्या हो गया, इनमें आपस में इत्तेफाक पैदा हो गया और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल मिलेगा इसका, और अच्छा किया ये गए हैं, और वहां पे जाके इंशाल्लाह ताला ये इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे इसराइल को, और बेहतर किया इन्होंने, मेरे ख्याल से तो बड़ा अच्छा किया। नहीं, मगर कोई एंड रिजल्ट तो निकला नहीं, कोई कंक्लूजन तो निकला ही नहीं। अगर सारी मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हुई है तो मगर कोई एंड रिजल्ट अभी तक तो सामने नहीं आया। देखे ना, वो इंशाल्लाह ताला इतनी जल्दी तो नहीं ना सारा कुछ होता कि ये बस ऐसे ही 2-3 दिनों में या 4-5 दिनों में सारा रिजल्ट निकल आए। आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, आप देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह ताला, और इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। जी अवान साहब, आप ये बताएं कि अब वजीर आज़म साहब फिर एक दौरे पे जा रहे हैं, इससे पहले भी मुस्लिम उम्मा का एक बड़ी यूनिटी हुई है, ये जो अब मजीद दौरों पे जाना है ये किस सिलसिले में है और क्या इसके पीछे हिकमत अमली है? देखिए जी, वजीर आज़म साहब पहले तो 3 ममालिक में 3 बरस की 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट, यूरोप और फिर अमेरिका। और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का जो दौरा है उसका तो हाजी साहब ने एक्सप्लेन कर दिया है। OIC का इजलास है, वो एक सरबराह मुमलिकत जो होता है मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है,
उसको अटेंड भी करना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नहीं अटेंड करना चाहिए, लेकिन क्या ये बताना पसंद करेंगे कि वो बरतानिया और अमेरिका क्यों जा रहे हैं? और जहां तक बात आई वजीर आजम साहब की, जब से हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से वजीर आजम साहब को, वो तो मुख्तलिफ दौरों पे ही मसरूफ है। पाकिस्तान में वक्त का कम है और दौरों पे जोर ज्यादा है। सर ओआईसी के बारे में ओआईसी के बारे में मैं उनको कन्फ्रंट कर भी नहीं रहा, क्योंकि वो मेरा जो है मेरी जमात, उसकी जाहिर है हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे पाकिस्तानी के पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी है वो ओआईसी का इजलास अटेंड करे और वहां ना वजीर खारजा को या सेक्रेटरी खारजा को ना भेजा जाए और वजीर आजम ही जाए, क्योंकि वही मुल्क का सरबराह है इस वक्त। दूसरा 10 जुलाई का उन्होंने जिक्र किया। 10 जुलाई को क्या हुआ था, अगर मेरी मेमोरीज रिफ्रेश करना थोड़ा, अगर तो ये हमारी जंग जीतने की बात करें वो 10 मई थी, 10 जुलाई नहीं थी। सॉरी, चले 10 मई होगा, जो पाकिस्तानी होते हैं उनको याद भी होती है। नहीं, छोटी छोटी बात आप खड़ा करे, कोई चले 10 जुलाई 10 मई हो गया। हाजी साहब कोई बात नहीं, वो छोटी छोटी बातें होती है। भाई हमारे, आप बड़े भाई हैं, मुझे ये ना हो ना कि 10 जुलाई को मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात, हम आपने चले अच्छा किया, आपने वही कर दिया। वो हम सबकी देखिए, वो आपकी सिर्फ आपकी नहीं, वो पूरी कौम की। हाँ, ठीक हो गया, बहुत अच्छा। और हमने जिस तरीके से जो है, मैंने, मेरे दोस्तों ने, हमारे कारकुनान ने जिस तरीके से उसमें जंग में रिप्रेजेंट किया है, ये अलग बात है, सितारा इम्तियाज और हमें नहीं मिले, लेकिन शायद हमारी कंट्रीब्यूशन उनसे ज्यादा है बाकी लोग दोस्तों से जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, उन सब 10 मई के बाद बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान के साथ जो है ना वो जुड़ गई हैं। शायद इसी वजह से बार बार पाकिस्तान को बुलाया भी जा रहा है, बैठाया भी जा रहा है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी इस वक्त क्या होनी चाहिए। देखिए जी, पाकिस्तान की इस वक्त, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी कौम मुत्तहिद होकर, जिस तरह उन्होंने इंडियन जारियत का मुकाबला किया था, पाकिस्तान की दुनिया में सिर्फ फखर से बुलंद हो गया। उसके बाद उसको पाकिस्तान एयरफोर्स का, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस का और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जबकि पाकिस्तान को आलमी सतह पे एक मुंहतोड़ जवाब दिया। स्ट्रेटेजिकली जो है आपने उनको वहां तकलीफ पहुंचाई जहां से उनको इंटरवेंशन के लिए भागना पड़ा, और पूरी दुनिया ने देखा। सबसे अच्छी बात उस दौरान ये हुई कि ट्विटर के ऊपर से पाबंदी हट गई, हम वीपीएन के बगैर ट्विटर इस्तेमाल करने लग गए। तो खैर पूरी दुनिया ने देखा किस तरह पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के लोग अपने पूरी कौम मुत्तहिद होकर खड़ी हुई जब एक्सटर्नल प्रेशर आता तब। अच्छा, ये तो सभी हो गया, मगर ये कि अनायतुल्लाह साहब आप ये बताएं कि इन्होंने बड़ा सवाल उठाया है कि इस वक्त जिस वक्त जो भी सिनेरियो मुस्लिम उम्मा पे बना हुआ है, ये अमेरिका जाने की क्या, बरतानिया जाने का क्या उसमें था? अमेरिका जाने का भी है। देखिए, ये दोनों ममालिक ही बैकअप करते हैं इसराइल को, सबको पता है, ये दोनों ही हैं जो बात करते हैं। देखिए, बात तो हमने लाजमी बात है, सरबराह से बात कर रही है, जो सरबराह है उनका, उन्हीं से बात होगी कि भाई अगर ये जो हरकत इसने की है, ये हरकत गलत की है, इसका हमने मुंह तोड़ जवाब देना है, तो ये तो जरूरी है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब उनके पास क्यों जाना है या क्यों करना है। और इसके अलावा भी हमारे जो मुल्क के हालात है, जो मसला है ये सलाब रदगान का, में भी हो सकता है कि उसके बारे में भी कोई बात करनी हो कोई। देखिए, हमारे साहब का जो आप तरीके इंसाफ की बात कर ले, जब साहब का हुकूमत थी हमारी, काफी दौरे उन्होंने भी किए, कोरोना के टाइम भी, उसके अलावा भी, तो हमने तो कभी नहीं कहा ये क्यों गए या क्यों, हमें पता है ये मुल्क के लिए गए हैं जी, मुल्क के लिए कोई अच्छा ही सोचेंगे अगर गए हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो क्यों गए और नहीं जाना चाहिए था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है। नहीं सर जी, कोई प्लान होता है ना, कोई अपनी बताया होता है अपनी क़यादत को, देखिए ये प्लान लेके ये स्ट्रेटजी है। देखिए, बात सुने, ये है कि वो इसमें वो सबको शो तो नहीं ना कर रहा कि ये क्यों जा रहे हैं, कोई सीक्रेट भी होता है कि सारों को शो करके, पूरे वर्ल्ड को शो करके कोई बात को जाए, तो सीक्रेट बातें होती है। इंशाल्लाह ताला आपको नजर आ जाएगी 2-3 दिनों में, आप खुद कहेंगे कि बड़ा अच्छा किया ये गए। देखिए, वज़ीर आज़म कुछ सीक्रेसी इसमें नहीं होती, कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो उन चीजों में होती है जो इसको आपकी सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है। ये एक दौरा है, सबको पता है, एक दौरा है जो उसका एक मकसद होता है, एक उसके मिनट तैयार होते हैं, उसके डेलीगेशन को ब्रीफ किया जाता है। तो ये तो मुस्लिम लीग को बताना चाहिए कि दौरा किस लिए वो हो रहा है, वजीर खारजा को बताना चाहिए, सेक्रेटरी दफ्तर खारजा को बताना चाहिए, और अल्लाह करे कभी हमारे महबूब कायद इमरान खान की तरह ये लोग भी कमर्शियल फ्लाइट्स में जाएं, कभी ये लोग भी बेसिस में रुकें और पाकिस्तान को माशी बरान से निकालें। लेकिन हमें तवक्को तो कोई नहीं इनसे, आगे अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है। देखिए, ये तो हमारे भाई आज शिमा साहब तो यही कहेंगे, क्योंकि ये तो होते हैं, ये तो यही कहेंगे, इन्होंने तो यही कहना है। और ये देखिए, ये मतलब इनका नहीं मसला, ये पूरी पीटीआई का मसला है।
तो यही बातें, ये जो अच्छा, मतलब खालिद आपने भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नहीं सर, दुआ भी आप यू टर्न वाली कर रहे हैं ना, स्टेट कर रहे हैं आप दुआ। अल्लाह करे मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म, अल्लाह का शुक्र है कि जो इस तरह हालात है जो आप छोड़ के गए थे ना, और आपको पता है हम 150 पे पेट्रोल छोड़ गए थे और आखिरी बार में 140 का जो आपने किया है सब खुद भी डलवा लिया कि पेट्रोल की कीमत जो है पता कर ले। अब जो रोटी है ना, देखिए 14 रुपए की मिल रही है। कितने की मिल रही है? देखिए ये 14 रुपए की। हाजी साहब, अगर 14 रुपए की रोटी है मुझे, अच्छा खालिद भट्ट साहब 12 रुपए की ला देता हूँ। 12 रुपए की अभी चैनल 12 रुपए हाजी साहब वो आपसे डर के देंगे, डर के नहीं दे रहे। देखिए रोटी 22 रुपए की। अच्छा, हम इस पर लंबी डिस्कशन करेंगे। खालिद भट्ट साहब ने हमें जमात इस्लामी से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है, आपको भी आ रही है मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अच्छा सर जी, सवाल ये है, जी फरमाइए। सवाल ये है कि वजीर आजम साहब 3 मुल्की दौरे पर बाहर गए हैं, 3 मुल्कों में वो जाएंगे। अमेरिका और बरतानिया के दौरे की क्या हिकमत अमली है? अच्छा, ये बताया तो मैं तफन्नुन करूंगा, लेकिन हकीकत यही है कि यूनाइटेड इंडिया में साम्राज्य बरतानिया था, जब जाती दफा वो हमें अमेरिका की गोद में फेंक दिया, इसलिए अब हमारा जो मजहब मावा सारा वो बरतानिया और अमेरिका ही है। तो इसलिए इन दोनों मुल्कों का दौरा तो हम इसलिए करते हैं कि ये हमारे का है। सऊदी अरब का इसलिए करते हैं कि ये भी उन्हीं जैसा है, उन्हें इससे मिला हुआ है, वो कौम परस्त हुक्मरान है अरब सारे, और ये भी अलमी है मुसलमान उम्मत के लिए कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई जहाद के नतीजे में रियासत वजूद में आ जाए, हुकूमत वजूद में आ जाए, जमहूरियत के नाम पर वजूद में आ जाए, तो ये मगरबी साम्राज्य से ज्यादा मुसलमान हुक्मरानों को इसकी तकलीफ है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी प्रेसिडेंट ना बने कि उनकी जो सल्तनतें हैं, जो उनकी रियासतें हैं, जो उनकी बादशाहतें हैं, उनको कुछ जोख पहुंचे। तो ये हम तो मगरब से कहीं ज्यादा खुद चाहते हैं कि गजा सफ़े हस्ती से मिट जाए। इस वजह से ये सारा बंदोबस्त है, सारा अरब इसराइल की पुष्ट पर खड़ा है, वो अहले गजा की पुष्ट पर नहीं खड़ा हुआ। ये मेरी जाती राय है, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है कि मगरबी अक़वाम तो थोड़ा बहुत फिर भी उनकी कौम बाहर निकल के अवाम उनके साथ इज़हार यकजहती कर रही हैं, लेकिन मुसलमान ममालिक और उनके हुक्मरानों को क्या साफ सूंघ गया है कि वो बिल्कुल उसके बारे में खामोश हैं। और मुझे ये भी खदशा है कि अमेरिका ने जिंदगी में कभी किसी दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने दोस्तों को मारा। तो ये उसकी सुन्नत है कि वो दोस्तों को एतमाद में लेके, अभी भी आप देख लेंगे मुसलसल वो झूठ बोल रहे हैं उनके सदर, इस मनसब पर जाके भी जरा बराबर को भी शर्म होती है, को हया होती है, कोई झूठ बोलते हुए यू टर्न लेते हुए उनको जरा बराबर इस चीज की परवाह नहीं है कि मैं दुनिया की एक बड़ी पावर का मैं सदर हूं, तो मैं कैसे सुबह और बयान होता है, रात को और बयान होता है। इसलिए मुझे तो खदशा है जो वजीर आजम गए हैं, खुदा न खास्ता का हम कहीं एक गजा वालों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का सबब न बन जाए। जाहिर है आप एटमी कुव्वत है, आपकी स्टैंडिंग आर्मी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हाथों में है और ये दलेर आर्मी, उसमें कोई शुबा नहीं रहना चाहिए। और को थोड़ा बहुत कोई इसराइल को चिढ़ा जाए तो वो पाकिस्तान है, उसका एटॉमिक आपका प्रोग्राम है, उसकी आर्मी है, जिस वजह से हमें बरतानिया ने बुलाया, अमेरिका ने बुलाया। कोई खिलाफ का एजेंडा नहीं है, कोई और माशी एजेंडा नहीं है। जो माशी तौर पर हम जहाँ खड़े हुए हैं, अभी कल की रिपोर्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्क की बुलंदतरीन तारीख की बुलंदतरीन सतह पर हमारे डेट्स है 94,197 अरब के हम मकरूज हैं। अब IMF क्या कर लेगा, यूरोप क्या कर लेगा, अमेरिका और बरतानिया क्या कर लेगा, इसके लिए तो खालिद साहब आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम अपना सिलसिला वहीं से ज्वाइन करते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था। खालिद भट्ट साहब जी बिस्मिल्लाह। जी आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा था, देखिए पूरी दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान ममालिक की इंटीग्रिटी को थ्रेट्स आई हैं, वो मुल्क सफ़े हस्ती से मिटे हैं, उनको तकसीम कर दिया गया। आप देखिए सूडान बड़ा मुल्क था, रकबे के एतबार से डिवाइड हो गया, इंडोनेशिया आबादी के एतबार से बड़ा था, डिवाइड हो गया।
इन्होंने लीबिया को डुबो दिया, इराक को बर्बाद कर दिया, शाम को बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। अब जो आ जाके थोड़ी बहुत मिलिटरीली जिनके पास स्ट्रेंथ है वो टर्की, ईरान और पाकिस्तान है, और ये बाहम आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी रवाबत भी बेहतर है। इस वजह से मैं समझता हूं कि ये जब भी इस तरह की मैच आती है तो पाकिस्तान इस तरह फहरिस्त है कि वो एटमी ताकत है, और उसके बाद फिर टर्की को ले लेते हैं, और ईरान तो सर बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि वो उनकी मुखालिफ सिमत में खड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारे हुक्मरानों को इस पर मजबूत स्टांस लेना चाहिए था। हाँ, लकीली वजीर आजम का एक आध बयान अच्छा आया, वजीर खारजा का बयान भी बहरहाल अच्छा था। जो अच्छा काम करेंगे हम उसकी सिफारिश करेंगे, लेकिन गजा और फलस्तीन या ओवरऑल जो आलमी तनाज़ुर में मुसलमान उम्मत के मसाइल है वो इससे कहीं ज्यादा रिक्वायर्ड है, इससे कहीं ज्यादा मजबूत इनके रद्द अमल का मतकाजी है, जो हम अभी भी शाई हैं, अभी भी हम झिझक रहे हैं। हमारी पुष्ट पर इन्होंने IM का डंडा साथ रखा हुआ है कि अगर आप हमारे यहाँ में हाँ नहीं मिलाते तो ये फिर ये कर्ज वाले मामलात और ये कर्जों का रीपे है, उस वजह से वो हमें आजमाइश में डालेंगे। इसलिए मुझे ये फिक्र तो है कि ये खैर करे, ये पाकिस्तान के लिए बिलखसूस और फलस्तीन के लिए बिलअमूम इसमें से खैर निकले। लेकिन मैं फिक्र में हूँ, खुदा न खास्ता कहीं हम इसमें कोई ऐसा ना कर बैठे। यकीनन कतर के हमले के बाद कहीं ना कहीं ये लूज टॉक तो हुई है कि पाकिस्तान भी हिट लिस्ट पर, और यकीनन होगा। ठंडे पेट तो पाकिस्तान को कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमारी अस्करी ताकत को, हमारी सियासी क़यादत को बड़ी हिकमत के साथ अपने पत्ते खेलने चाहिए, और कौमी मुफाद से बढ़कर कोई मुफाद नहीं है। तो क़यादतें अपने कौमी मुफाद को, अपने जाती मुफादात को तरजीह देती हैं, दुनिया में हस्ती से मिट जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ इस वक्त जो सबसे अहम चीज है वो कौमी मुफाद है, और वो कौमी मुफाद है उसको किसी सूरत नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। हाँ, वजीर आजम एक छड़ के 4 दौरे कर लें, कोई इस पर हमें एतराज नहीं है, अगर वो खैर के लिए और कौमी मुफाद के लिए है। जी ओन साहब, आपने सारी बात सुनी। आप मुझे ये बताएं कि ये जिस तरह पाकिस्तानों की सारे मुस्लिम उम्मा यूनिटी की दिखा रही है, मगर हासिल हसूल अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। बज़ाहिरी तौर पर होना ये चाहिए था कि तब एक होकर कुछ ना कुछ ऐलान करते या कोई बात करते, मगर अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आ रही। इसमें कोई हिकमत ही मिली, या फिर देखिए इसमें जो, क्योंकि OIC का इजलास अभी हुआ नहीं, होना है, ये सेकेंडरी, मैं भट्ट साहब की बात से एग्री नहीं करता, बेशक वो भी अपोजिशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन OIC के जब तक इजलास नहीं होगा मुस्लिम उम्मा के इकट्ठे होने की नवीद आपको सुनाई नहीं देगी। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों से और मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों से ये उम्मीद है उम्मा को कि कम अज कम इस इशू के ऊपर, क्योंकि इसके बाद क्योंकि ईरान के फौरी बाद वो कतर पे हमला कर चुका है, वो मिडिल ईस्ट में इजराइल पंगे लेता रहेगा। जिस तरह हमारे हिस्टोरियंस उसको कहते हैं इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट, इजराइल कोई रियासत है ही नहीं। इजराइल एक इस तरह की सेटलमेंट है जो उन्होंने खुद ही डिक्लेयर हुई है, और ना उस पाकिस्तान उसको कभी मानेगा, ना जो मानने की कोशिश करेगा। तमाम सियासी कारकुन पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के इदारे उसके रास्ते में एक आनी दीवार बन के खड़े होंगे। हाजी साहब, आप बताएं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि अब पाकिस्तान को मेरा ख्याल से तमाम उम्मत मुस्लिमा को यकजा होना चाहिए, क्योंकि ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा टारगेट है ये, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान भी इसके टारगेट के निशाने पर है। जी बिल्कुल सना, आपने ठीक कहा है, ऐसे ही है। और इंशाल्लाह ताला देखें, अल्लाह ने चाहा हमारे मुल्क में कोई ऐसी तकरीबकारी ना हो, हम सब एक हों, और एक तो हमें यूनिटी यहाँ पे चाहिए अपने मुल्क में। उसके अलावा देखें, हमें अपने मुल्क में ही जो है ना मसले बहुत ज्यादा हैं। हमारे मुल्क में हमारे ही जो पाकिस्तानी भाई हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के पीछे पड़े हुए, ऐसे टांगे खींचने वाली बात एक दूसरे की। बड़ी प्यारी दुआ की है, अल्लाह इनकी दुआ कबूल करे, और मुझे उम्मीद है अल्लाह गुनहगार की दुआ बड़ी जल्दी सुनता है। तो मेरे भाई ने दुआ की है, अल्लाह अवान साहब की दुआ कबूल करे। ऐसे ही हो कि ये पूरा उम्मत मुसलमान सारा एक हो। जब एक होंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई हमारी तरफ देखेगा नहीं। हमारे मुसलमानों ममालिक में कुछ ऐसे भी हैं जो कि मीर जाफर का किरदार अदा करते हैं। एक तरफ
वो जो है ना दिखावा भी करते हैं। अभी ये कतर का ही आप देख लें कि ये अल्लाह का शुक्र है कि इनको ये मतलब अकल आई अब कि इन्होंने ये जल्दी से OIC जो है ना ये जल्दी से इन्होंने कहा ये अपने ना ये इकट्ठा करना है सबको, और सारे ममालिक को इकट्ठा करके ये बड़ा अच्छा किया है। कम से कम अगर अल्लाह ने चाहा ये सही तरीके के साथ, और इन्होंने हमला करना है, जरूर करेंगे, ये भी ये करेंगे। ये मुसलमान उम्मतें जितने भी हमारे मुसलमान हैं, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। वरना इसराइल ने ये कतर के बाद बिल्कुल ठीक कह रही है आपके हिट लिस्ट पे पाकिस्तान है, तो उन्होंने पाकिस्तान को भी टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है, आपने देखा है जैसे अभी अवान भाई ने बताया था, मेरे मुंह से जुलाई निकल गया, उन्होंने बताया मई था, तो वो 10 मई जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, पता है सबको, अमेरिका को भी पता है। वो यही समझ रहे थे कि ये बिल्कुल सोए हुए हैं तो बस इनका जो है ना कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है अवाम की दुआओं के साथ, और हम जो हमारे आर्मी ने और एयरफोर्स ने जो जवाब दिया है वो पूरी दुनिया को पता है, और इंशाल्लाह ताला हम एक होंगे, जरूर होंगे इंशाल्लाह। जी अवान साहब, ये जिस तरह हाजी साहब ने कहा कि हमें यूनिटी दिखानी चाहिए, इस वक्त हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए, इस तरह बैरिस्टर गौहर साहब का भी एक बयान अभी मैंने पढ़ा है कि वो कहते हैं जी सजाओं का इतवार बाजार खत्म कर देना चाहिए, नफरतों से पाकिस्तान, जुम्मा बाजार इतवार बाजार जी पाकिस्तान को नुकसान है इसमें, क्या कहेंगे इस बारे में? वो जिस मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी भी और हाजी साहब की और भट्ट साहब की भी, इस मामले में जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की है, वो कॉन्टेक्स्ट ये है 9, 10 और 11 मई के 49 केसेस हैं जो ATA को कोर्ट ट्राई कर रही है, जो ATC की अदालत में चल रहे हैं। उन अदालतों में एक ज़मीनी ऐसी है जिसमें इल्जाम है कि जी 4 मई को बमुताबिक इल्जाम चक्री रेस्ट एरिया में एक जूम मीटिंग हुई और उसमें फला लोग थे और बहुत सारे नाम मालूम थे। 7 मई को और 8 मई को जमान पार्क में वो मीटिंग हुई, और जिसमें एक कांस्टेबल खालिद महमूद और एक एएसआई हसाम अफजल जो थाना शादमान में उस दिन छुट्टी पे था, ये छुप के भेस बदल के चले गए सोफों के नीचे। उस इल्जाम के तहत आपने कोई अराउंड 50 लोगों को नामजद कर दिया जिमनी के अंदर। उस जिमनी के अंदर उनका ट्रायल पूरे पंजाब में शुरू हो गया। उनको एक कानून के ज़ाब्ता फौजदारी का एक सेक्शन है, सेक्शन 403, जो एक ही जुर्म की सजा बार बार आपको नहीं मिल सकती, वो ये कहता है। उस जिम्नी के तहत आपने ट्रायल इनका शुरू कर दिया लोगों का। मकसद ये था कि आपने इनको नाअहल करना है असेंबली की रुकनियत से। इनका ट्रायल शुरू होता है। सबसे पहले जी इस्लामाबाद के अंदर एक और जिम्नी के तहत तो सजा होती है, दैट्स नॉट इंक्लूडेड। सरगोदा के अंदर हमारे 3 पार्लियामेंटेरियंस जो उनका ताल्लुक ही नहीं सरगोदा से, एक गुजरावाला से, एक वजीराबाद से और एक मियांवाली से। मियांवाली के मुकदमे में क्योंकि डिविजनल कोर्ट में ट्रायल हो रहा था, नाअहल होते हैं। उसके चंद दिन बाद हमारे 18 से 19 पार्लियामेंटेरियंस फैसलाबाद में नाअहल होते हैं, और उन्हीं का ट्रायल जो है वो आगे कंटिन्यू होता 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 बाकी शहरों में भी जुमा बाजार शुरू हो गया। अब जब वो जो जज बैठता है जी ATA साबित नहीं हुई, 120B की तहत 10 साल सजा, और एक बार आपकी जो मुआवनत 109 उसके तहत 10 साल सजा। ATA एक तरफ से साबित नहीं हुई, ना राब्ता साबित हुआ कारकुनों से वहां पे, लेकिन सजा 10 साल सजा। मैं उन तमाम केसेस में तो नहीं, लेकिन आधे से ज्यादा केसेस में मेरा वकालतनामा मौजूद है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जुमा बाजार, इतवार बाजार, बुध बाजार, इसको जो मर्जी कह लें, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी रिवायत नहीं डाल रहे। हमारे कारकुन भी 1.5-2 साल जेल काटी है, आम कारकुनों ने, जो जिनकी जमानत नहीं हुई। इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे दौर में जस्टिस आसिफ सिंह खोसा साहब थे, वो 780 लगाने नहीं देते थे, उन्होंने गाइडलाइंस दी थी 780 की। नहीं तो जो जिस तरह रिवायत उन्होंने डाल दी है, अल्लाह ना करे वो रिवायत कभी कंटिन्यू करे, और ये इनसे ज्यादा निगरान हुकूमत ने जो क्या कसूर है उसमें। ये रिवायत फिल फौर खत्म होनी चाहिए। निगरान हुकूमत की डाली गई रिवायत, जिसके अंदर पॉलिटिकल वर्कर्स की इज्जत पामाल करना, ख्वातीन पर तशद्दुद करना, बच्चों हमेशा से हमने जो सियासत देखी थी वो ये थी कि ख्वातीन और बच्चे सांझे होते हैं सबके, लेकिन इन्होंने तो अल्लाह के फजलो करम से वो चीज भी जो है वो वायलेट कर दी। किसी किस्म की इंटेग्रिटी किसी की नहीं रहने दी। खुदारा इसको बंद करें, पाकिस्तान को सोचिए और अपने आने वाली नस्ल का सोचिए कि वो आपसे नफरत करेगी, और अगर आप इसको फिल फौर बंद नहीं करते, आप दिलों में इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं जिसका ज़ाला कभी दोबारा नहीं होगा। अच्छा, ये अभी अवान भाई ने बात की रवायत की,
तो ये किन को कह रहे हैं रवायत कौन डाल रहा है? ये जजों की बात कर रहे हैं कि वो रवायत डाल रहे हैं? की बात कर रहा हूँ नहीं सर, देखिए फैसला तो जज कर रहे हैं ना, आप ये तो फैसला तो वो कर रहे हैं, अदालतों में फैसला हो रहा है, अदालतों ने तो रिलीफ दी है। नहीं सर देखिए, वही फैसला भी उन्होंने देना है ना, फैसला भी उन्होंने ही कर रहे हैं अदालतों की। वैसे तो अदालतों की देखिए हुकूमत की तरफ से तो ऐसा कोई इकदाम है ही नहीं कि जो वो ये अदालतों के मातहत तो कह रहे 3 लोगों को 100 साल की सजा भी। तो किसने दी सना, किसने दी? आप लेके आपने इल्जामिया से लगाया ना, पूछिए ना, बताएंगे ना सना किसने दी, ये बताया जरा, यहाँ पे बताया ना। प्रोसिक्यूशन जब मेरी बात सुने, जब रिमांड पेपर लेके आती है, जब वो इंस्पेक्टर आपका रिमांड पेपर लेके अदालत में आता है, वही लेके आता है ना, आप उसी को प्रोसिक्यूशन के निजाम को बेहतर करें जो आपने वादा किया था। जो आपने वादा किया था वो तो अदालती निजाम को रिफॉर्म्स देके हैं अदालतों में, आप वो तो एक भी नहीं ले। आपके कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते थे, आपके कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं जो हूं, अदालती इंसाफ बड़ा महंगा हो गया पाकिस्तान में, मैं जो मेरी जमात को अल्लाह का मौका दे तो इस निजाम को मैं बेहतर करूंगा, गरीब आदमी के लिए एक इंसाफ का निजाम कायम करूंगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने पंजाब पुलिस को उस नहज में पहुंचा दिया कि वो पंजाब पुलिस इस तरह के फ्रिवलेस केसेस बनाती है, पहले फिर उसको प्रोसिक्यूट करती है, फिर 25-30 लाख रुपए देके स्पेशल प्रोसिक्यूटर हायर करती है, क्योंकि आम प्रोसिक्यूटर में तो इतनी कैपेबिलिटी आपकी है नहीं, आपके को 30 साल से निजामिया सा बनाया हुआ है, आप उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, आप झूठा चलान देते हैं। और मैं आपको एक और बताता हूँ हाजी साहब, जब ये सजाएं सेट असाइड होंगी तो ये लोग सूट फॉर मलिशियस प्रोसिक्यूशन करेंगे उन मदइयों के खिलाफ, फिर वो मदई बताएंगे कि हुकूमत ने किस तरह प्रेशराइज किया पुलिस वालों को कि हमें तो बताएं भाई, बताएं ना अफगान भाई, बताएं वो क्यों नहीं है, आप लेके आए मुद्दईयों को, बताएं वो सारा कुछ कब बताएंगे? वक्त बदलते हाजी साहब, देर नहीं, हाजी साहब आप सीनियर हैं, लेकिन आप बताएंगे कब बताएं? मेरी बात बदलते हुए देर नहीं लगती सर, मेरी बात, यही बात हम भी करते थे, यही बात हम करते थे, ऐसे ही है। देखिए मेरी बात सुने, ये नहीं है कि अगर कोई तहरीक इंसाफ में है तो वो बिल्कुल वो सादिक अमीन है, और अगर कोई दूसरी पार्टी में है तो वो बस वो फारिग है, ऐसे नहीं है। देखिए आपके लीडर कहते थे, आपके लीडर ही क्या कहते थे, वो आपके लीडर अभी आप मानेंगे, उन्होंने कहा था कि चौधरी परवेज लाई जो है वो चोर है, डाकू है। कब कहा था? कितनी बार आप देखिए सोशल मीडिया पे, आप देखिए कितनी बार उन्होंने कहा, आज वो सादिक अमीन है। देखिए ऐसे ना गए आप, परवेज लाई की सच बोले, आप सच बोले, यहाँ पे बैठे, मुझे जवाब तो ले लें आप, ऐसा जवाब। मैं परवेज लाई की हुकूमत में काम करता रहा हूँ। अच्छा, परवेज लाई खान साहब के फेवरेट चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वो बाद में पहले चोट किए, क्या कह रहे हैं आप? मैं हजारों एग्जांपल ला सकता हूं, तो काफ लीग वाले। अच्छा, आप पे देख लें, चौधरी ये तो रिकॉर्ड है ना कि वो कहते थे कि ये पंजाब के डाकू हैं। आज से कोई 20 साल पुरानी बात है, तब की बात है, तब मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ चौधरी शुजात को लुटेरा कहते थे। वो चौधरी शुजात के बेटे को मिनिस्टर बनाया हुआ है, वो उसको लुटेरा कहते थे। और तब आसिफ जरदारी को लाहौर लड़काना की सड़कों पे घसीटने की बात करते थे। मेरी बात हाजी साहब ऐसे ना करें, जो आपकी पार्टी में आ जाता तो फिर वो कौन सी लॉन्ड्री ऐसी लगेगी जहां पर वो बिल्कुल करेक्ट होकर निकल आता है? लगी है, मुझे ये पता है, तो लॉन्ड्री कॉस्ट की जवाब तो ले लें, जवाब तो आधी काफ लीग आज साहब इसी शहर लाहौर में आधी काफ लीग जो थी, जो आप लोगों की मुखबरियां करती थी उस मुशर्रफ दौर में, वो आपकी जमात में आई। आपकी जमात में उनको वजारतें मिली, पंजाब के स्पीकर तक से लेके एक आम वजीर तक, सारे काफ लीग से नून लीग में आए हुए। आपके पास कौन सा है बताया जो आपकी पार्टी का नेचुरल है, वो बता दें। शेख रशीद कौन है? शेख रशीद हमारी बात तो कभी भी नहीं थे, वो आवामी मुस्लिम लीग, हम लोगों को इस दफा टिकट छोड़ चुके हैं, वजारत दी उनको, वजारत इत्यादि थे हमारे। मालिक भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी अपनी राय का सारे राय का मौका दिया जाए। बेनजीर के पुत्र ने वजारत दी थी सर, मेरी बेनजीर के पुत्र ने वजारत दी, शेख रशीद ने दी है, आपने बेनजीर की बेटे को वजारत नहीं दी। सर हमारा तो पीपल्स पार्टी के साथ शुरू से कहा है, शुरू से याद है, खुदा को खौफ करें लड़ते हैं। जी अच्छा नहीं सर, बहस ना किसी और तरफ जा रही है। जी आप हर इलेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसे ना करें साहब। देखिए जी खालिद भट्ट साहब क्या कह रहे हैं आप? जी मैं ये अर्ज कर रहा था, ये हमारा अलमिया है पाकिस्तानी सियासत का और सियासी जमातों का, कि हम जिस तरीके से एक दूसरे को रिगेटते हैं, पेट नंगे करते हैं, इससे मौज तो बनती है एस्टेब्लिशमेंट की, जुडिशरी की, और रियासती इदारों को मिसयूज करना, उनके वसाइल को इस्तेमाल करना, ये हमारी सियासी क़यादतों की एक गंदी रिवायत है जिसको हम सरेदस्त जारी रखे हुए हैं। कोई सबक नहीं सीखता
कितना ये हमारा सियासी रजीम या सियासी अंसर कितना बाइख्तियार है, इसके बारे में कभी हम सोचते नहीं है। कभी जज साहब भेज देते हैं, कभी जर्नैल साहब कान से पकड़ के 2/3 अक्सरियत को घर भेज देते हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाइयों को तर्क करने की कभी कोशिश नहीं करते। आप तसव्वुर करें कि हम सियासी कारकुन कितने बेख्तियार हैं कि काउंसलर से लेकर वजीर आजम पाकिस्तान तक कोई सियासी फर्द किसी फाइनेंस बिल का सिग्नेटरी नहीं है। ये सारे खजाने की चाबियां, ये सारे चेक्स और ये सारे रिकॉर्ड तो ये सारी ब्यूरोक्रेसी के पास है, एस्टेब्लिशमेंट के पास है। और हम जिस तरह की गुफ्तगू आपस में करते हैं, एक दूसरे को जिस तरह नीचा दिखाते हैं, तो उनकी तो मौज बनी हुई है। क्यों हम ये चाहते हैं कि उनकी मौज बनी रहे जो इस मुल्क के बनाने वाले ही नहीं थे। देखिए, मुल्क तो सियासी कारकुनों ने बनाया, सियासी क़यादतों ने बनाया, लेकिन हमने अपने इस मैं समझता हूं कि लड़ाई और झगड़े और तमा और सियासी अदावत की बुनियाद पर यह मुल्क उन लोगों को सुपुर्द कर दिया जिन लोगों का इस मुल्क के बनाने में कोई रोल ही नहीं था। और हम हाथ मल रहे हैं, कभी एक छतरी के नीचे चला जाता है और दूसरा मुंतजिर हो जाता है, दूसरा चला जाता है तो तीसरा मुंतजिर हो जाता है। एक काउंसलर को इख्तियार नहीं है कि वो दोहरी शरीयत के साथ काउंसलर का इलेक्शन लड़ ले, लेकिन इस मुल्क में 23,000 अफसर ऐसे हैं जिनकी दोहरी शरीयत और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। 1,000 पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने अपना मुआवजा बढ़ाया, पूरा मुल्क सर पर उठा लिया बशमूल मीडिया के, लेकिन कोई नहीं पूछता कि ये जो लाखों सरकारी अफसर हैं, जो इनके मुशावरे, इनके मुआवजात हैं, बंदा मर जाता है तो बीवी की पेंशन, बीवी मर जाए तो बच्चों की पेंशन, बच्चों में से कोई बच्ची है अगर उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी पेंशन, शादी होगी या तलाक होगी या फिर पेंशन, कुछ कमियां, मर गया वापस आ गया फिर पेंशन। वो इस पर क्यों नहीं बात करते? अवाम रुल गई है, दोनों जमातें अपनी लड़ाई में लगी हुई हैं। साफ सुथरा पंजाब भी सारा के सारा डूबा हुआ है और अपोजिशन भी अपनी क़यादत को बचाने की फिक्र में है। ये कौम का कोई पुरसाने हाल है? कौम ने जैसे तैसे किसी को वोट दी और कोई वोटों के बगैर आ गया, लेकिन अवाम कहाँ खड़ी है? हम तो अवाम को भी ये बार बार ये समझा रहे हैं कि दोस्तों के पीछे आप खड़े हुए हैं। अब सोचो तो सही, उनको किसी की फिक्र है? चीनी नहीं है इस मुल्क में, आटा नापेद है, सैलाब ने आके डबो दिया हुआ है, सारी चीजें, दाल खाने को चने की नहीं मिल रही, तो उसकी फिक्र किसने करनी है? अगर अपने तनाज़ात ही में उलझे रहेंगे तो हम तो इनको हाथ बांध के ये अर्ज करेंगे कि ये कौम का सोचें, अवाम का सोचें जो रुल गई है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपने तनाज़ात को ये थोड़ा सा पसे पुष्ट ले जाएं और अवाम बारे में फिक्रमंद। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक हम छोटी जमात है, कोई पार्लिमानी उस तरह की हमारी ताकत भी नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे बस में है और विद इन कंट्री भी हम कोशिश कर रहे हैं। खा बिजली के बिलों का मसला हो, IPPs का मसला हो, इस्तेराब का मसला हो, जमात इस्लामी और खिदमत जो है वो खिदमत के मेहमान में मौजूद है। अगर आलमी तनाज़ुर में भी देखें तो इस वक्त तक क्या किया किसी ने गज़ा और फलस्तीन के लिए सवाए जमात इस्लामी और खिदमत के? तो हम इन दोस्तों से दरखास्त करेंगे अपने बामी तनाज़ात को जरा साइड पर रखें, इस मुल्क का सोचें और आलमी लेवल पर आप मुसलमान उम्मत का सोचें ताकि आपकी नेकनामी में इजाफा हो। जी बिल्कुल। भट्ट साहब आपसे बार बार मुदाखलत का मौका देते हैं। भट्ट साहब एक बात सुन लें, आप इसमें कश्मीर का भी इशू लाजमी उठाएं, इसमें बिल्कुल कश्मीर की भी बात करें और वो वहां पे भी ये 5 फरवरी हमी ने रिवाज दिया है, जो छुट्टी भी हमी ने मनवाई थी कि काजी हुसैन अहमद गुलाम को रहमत करे। ये कश्मीर का इशू भी जमात इस्लामी जान माल से दम कदम से अल्हम्दुलिल्लाह है। भट्ट साहब, नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से मुबारक देना चाहता हूं और जिस तरह तरीके से अलखिदमत ने सैलाब के दौरान काम किया, मैं उसका विटनेस हूं। कौम आप अलखिदमत आपके जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मशहूर है। जी हाजी साहब, देखिए उन्होंने इस वक्त बहुत बड़ा ये बात की है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से कि इस वक्त हमें यूनाइटेड होकर हमें सबके बारे में सोचना है। सैलाब की कंडीशन है, बहुत बुरे हालात है, लोग ये अनाज चीनी, ये तो हम पुराने बातें ना, अब हमने नए सिरे से जिंदगी बसाने की बात करनी है। क्या कहेंगे इस बारे में? अब क्या हिकमत अमली आ गए, क्योंकि अब बहुत सारे आसार जो है ना वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, पानी नीचे हो रहा है। देखिए, पहली बात तो सना ये है कि आपने भी सुना होगा कि आज से तकरीबन 3 साल पहले ये बड़ा इशू था कि लाहौर में और पंजाब पूरे में पानी जमीन से कम हो रहा है, आपने सुना होगा, पता होगा आपको भी। तो वो एक ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह करीम जो है ना पाकिस्तान पे खास अल्लाह की रहमत है यहाँ पे कि एक नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ, इसमें कोई शक नहीं, बहुत नुकसान हुआ। उसके लिए आपको पता है चीफ मिनिस्टर ने बड़े जो जबरदस्त किस्म का ऐलान किए हैं
उन्होंने कहा कि जो घर पूरे ही चले गए हैं, डूब गए हैं, खत्म हो गए हैं, 10-10 लाख रुपया उनको मिलेगा। जो दुनिया से चला गया है, देखिए वो तो नहीं आ सकता। उनके दुख दर्द में उन्होंने मुकम्मल शिरकत की, पूरा आपने सारा सोशल मीडिया ने, सब मीडिया ने भी दिखाया, देखा, उनके साथ वहीं पे रही। और वो भी जो है ना, उन्होंने कहा 10-10 लाख वो भी मिलेगा। उसके अलावा जिनका आधा घर गया उनको 5-5 लाख, आपको पता ही सारे पैकेज का जो उन्होंने ऐलान किया। और इंशाल्लाह उन्होंने कहा हमने बड़ी जल्दी इसका इम्प्लीमेंट करना है और होना चाहिए। एक तो उनका, दूसरी बात ये है कि हमारा जो कश्मीर का जो बात मैंने की है, वो आप देखें कि हमारा कौन है कश्मीर चोर। आपको पता है कश्मीर चोर कौन है, ये आपको भी पता है। ये मैं चैनल भी बताना जरूरी समझूंगा कि ये किसकी हुकूमत में कश्मीर की बात, कश्मीर का दिफा, कश्मीर की हमायत बिल्कुल ही खत्म होगी। वो कौन है कश्मीर चोर, कौन है ये मैं आज लाजमी इस प्रोग्राम में बताऊंगा कि वो कौन है। नाम ले, ठीक है ना सर, हम नाम ले नाम क्या लेना, तरीके इंसाफ बांधिए, पीटीआई, इमरान खान, नाम तो साफ है। इमरान खान वजीर आज़म थे। मेरी पूरी बात सुनिए। नहीं सड़कों पर निकल, नहीं सर, सड़कों के लिए बात नहीं है। नहीं कश्मीर की छुट्टी सर, ये तो दिखावा है, खत्म की सर, ये दिखावा है, ये दिखावा है सर, ये दिखावा। नहीं वान भाई मेरी बात पूरी सुन ले, उनको पूरा अपना मुद्दा बयान कर देना। देखिए मेरी बात सुने, कश्मीर का मुद्दा जो है, कश्मीर हमारे अच्छा रह गया हमारी पाकिस्तान की। कश्मीर के जो है ना सारा इशू, कश्मीर चोर, हमने तो पीटीआई और इमरान खान का जो है ना नाम वो कश्मीर चोर रखा हुआ है, वो जरूरी है इशू। ये बहुत उन्होंने, नहीं सर आप नहीं सारी सबको पता है। आप नहीं उसके साथ नरेंद्र मोदी के साथ जो ना मिलके वो बेचा है, वो सारा कुछ किया। सर वो तो पहले की बात है। साहब वो जब नरेंद्र मोदी को पकड़ा गया था तब उन्होंने क्या कहा था, क्या मैं इंडिया से अभिनंदन को पकड़ा था, तो उन्होंने क्या कहा था, इंटरनेशनल, क्या मैं लड़ाई कर दूं इंटरनेशनल। देखिए आपने सना ये भी बात मुझे पहली बात ये अभिनंदन कौन था, क्यों छोड़ा उसको। मेरी बात 22-24 करोड़ अवाम किसी से पूछा, अपनी मर्जी की अकेले ने छोड़ दिया, जाए दिया, क्यों सर? वो देखें क्या कर रहे हैं, ये हमारी क्रिकेट टीम के साथ आप देखें आप क्या कर रहे हैं, हमको छोड़ रहे हैं। जवाब ले आप भाई मेरे जवाब दे दीजिए। वजीर आज़म इमरान खान के दौर में यौम यकजहती कश्मीर अभिनंदन को इसलिए छोड़ा था। मुझे नहीं पता कि आज साहब आप क्वालिफिकेशन क्या है सर, आप क्यों? मैं एक वकील हूँ, LLB यूनिवर्सिटी लंदन हूँ, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स मेरा सब्जेक्ट था। गुजारिश ये है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी मैंने पढ़ा है। गुजारिश ये, जब आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर को पकड़ते हैं तो उनको जिनेवा कन्वेंशन के तहत आपको ट्रीट करना होता है। जिनेवा कन्वेंशन के तहत ही उसको छोड़ा गया था और जज्बा खैर सगाली के तहत पार्लियामेंट के सामने हमने उनका जहाज गिराया पहले, और जहाज गिरा के अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार करके पूरी दुनिया में उनकी जगह सही करा सर ला उन्होंने आपको क्रिकेट मैच में कल दिखा दिया, ला वो ला किधर गया, आपने क्या किया? जी सर, प्लीज सर, टाइम खत्म हो गया, हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही नाजरीन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।